दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग राज्य क्या होता है, सरकार क्या होता है, सरकार के रूप क्या होते हैं, सरकार के अंग क्या होते हैं, संविधान का निर्माण क्यों आवश्यक है, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, इन सारे चीज़ों को डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रस्तावना की उपयोगिता, प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द, उनका मतलब क्या है, ये सब बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। ठीक है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसके अतिरिक्त राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कैसे किया गया और उसके द्वारा राज्यों का गठन किस प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना राज्य तक। ठीक है। आंध्र प्रदेश 1953 से लेकर तेलंगाना 2014 में राज्य का निर्माण हुआ, वहाँ तक के सारे राज्यों के निर्माण के क्रम को देखेंगे। परीक्षा में एक आध सवाल कभी कभी ये क्रम मिलाने के लिए भी पूछ लेता है, तो उसे हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णन है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। इंडिया दैट इज भारत अर्थात इंडिया जो कि भारत है। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि भारत राज्यों का संघ है, न कि राज्यों का समूह। इसको राज्यों का संघ क्यों कहा गया? इसलिए राज्यों का संघ कहा गया क्योंकि भारत में जो राज्य है वो संघ के अधीन किसी समझौते के तहत नहीं आए हैं। ठीक है। और नंबर 2 बात क्या है कि इन राज्यों को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यदि आज के डेट में बिहार चाहे कि हमारा विकास इंडिया के अंतर्गत नहीं हो रहा है, जैसे अभी स्पेशल स्टेट का दर्जा बिहार को नहीं मिल पाया, इसकी मांग हो रही थी और बजट में फिर इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, तो बिहार अब ये कहे कि हम इंडिया से अलग हो जाएंगे और हम एक अलग देश बनाएंगे, तो ये अधिकार बिहार राज्य को नहीं है। ठीक है। इसीलिए इसे राज्यों का संघ कहा गया है, समूह नहीं। और ये संघ जो है सो अमेरिकी संघ से अलग है। अमेरिका का जो संघ है वो राज्यों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बनाया गया है, जबकि भारत के संघ में इस प्रकार की बात नहीं कही गई है। इसीलिए भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों एवं उसके संघ क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, संघ शब्द का नहीं, जिसके निम्नलिखित कारण है। ठीक है। तो ये वही कारण है जो अभी हमने बताया। भारत का संघवाद अमेरिकी संघवाद की तरह संघ की इकाइयों के बीच परस्पर किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरी बात, संघ में सम्मिलित राज्यों को संघ से अपनी इच्छानुसार अलग होने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। ठीक है। ये बात मैंने ऑलरेडी पहले समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संघ का नाम इंडिया अर्थात भारत है और प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरा देश एवं इसके अंतर्गत निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति एक ही स्रोत से उत्पन्न सर्वोच्च शक्ति के अधीन आते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे शक्ति जो है, सर्वोच्च शक्ति, वो संघ में ही निहित है। ठीक है। राज्यों को शक्ति दिया गया है, इसीलिए भारत को एक संघात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया है भारत के द्वारा, लेकिन इस संघात्मक शासन प्रणाली में जो है संघ को ज़्यादा शक्ति दी गई है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। ये कौन कौन से हैं? राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र और सरकार द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र। ये सरकार द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र क्या है? युद्ध के द्वारा अर्जित क्षेत्र। ठीक है। या समझौते के द्वारा अर्जित क्षेत्र। कोई भी संप्रभु राज्य युद्ध और समझौते के द्वारा क्षेत्र को अर्जित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 1 में इस प्रकार की बातें कही गई है। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र आते हैं जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।
ठीक है, ये बातें हो गई अनुच्छेद 1 की। आते हैं अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। तो भारत एक संप्रभु राज्य है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को 2 प्रकार की शक्ति दी गई है, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। ये विदेशी क्षेत्र की ही बात हो रही है। ठीक है, ये जो भी बातें हो रही है वो विदेशी क्षेत्र की बात हो रही है। ये नए राज्यों को संघ में शामिल करने की बात है, तो भारत में जो अभी वर्तमान में 28 राज्य है उनकी बात नहीं हो रही है। यदि किसी और राज्य को, सपोज कीजिए नेपाल के साथ युद्ध होता है और नेपाल को जीत लिया जाता है और भारत में मिलाया जाता है, तो एक नए राज्य को भारत में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात अनुच्छेद 2 में कही जा रही है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा जाता है जरा देखते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है। यहाँ नए राज्यों की स्थापना की जो बात हो रही है, ये भारत के अंतर्गत, भारत के अधीन जो राज्य है उन राज्यों के बीच से ही नए राज्यों की स्थापना की बात हो रही है। जैसे 2000 तक बिहार और झारखंड एक ही राज्य था। 2000 में बिहार का बंटवारा होता है और फिर बिहार और झारखंड 2 राज्य बन जाते हैं और एक नया राज्य जो बनता है वो झारखंड है। तो वो नए राज्य की स्थापना की बात अनुच्छेद 3 में कही गई है। क्या कही गई है इसमें? किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, ठीक है, जैसे कि अभी जो बात हमने बताया कि झारखंड को बिहार से अलग करके, अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर। अब यहाँ तक समझते हैं पहले, ये क्या कहा जा रहा है। सपोज कीजिए बिहार और झारखंड ले लेते हैं, तो बिहार और झारखंड के बॉर्डर के कुछ ज़िलों को मिला लिया जाता है और एक नया राज्य बना दिया जाएगा। तो ये वही बात हो रही है कि 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। मतलब निर्माण कैसे किया जा सकता है किसी राज्य का, इसके बारे में ये कहा गया कि 2 राज्यों को बांट दीजिए, अलग अलग राज्य बन गए। जैसे बिहार को बांट के बिहार और झारखंड 2 राज्य बना दिया गया। एक और तरीका हो सकता है कि अब बिहार में उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों को मिला लिया जाए, तो फिर जो राज्य बनेगा उसे एक राज्य बोल दिया जाएगा। या ऐसा किया जा सकता है कि बिहार के कुछ ज़िलों को और बंगाल के कुछ ज़िलों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए, तो ये भी एक राज्य बन सकता है। तो ये हम समझ गए बातों को। इसी को सरल भाषा में देखते हैं। किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, किसी भी राज्य का क्षेत्र घटाया जा सकता है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। यही राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया है जिसके बारे में अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अब आते हैं और ज़रा देखते हैं राज्य पुनर्गठन के बारे में। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई थी और कहा गया था कि जब देश आज़ाद होगा तो राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन की बात हो रही है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, जब देश आज़ाद होता है तो देश आज़ाद होने के बाद भी राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा ज़ोर शोर से होने लगती है और इसी के अंतर्गत सबसे पहले एक धर आयोग का गठन किया जाता है और जून 1948 में। और धर आयोग अपनी अनुशंसा में ये बोलते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए। ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। सबसे पहले धर आयोग बनाया गया था, उसके बाद बनाया गया था JBP समिति, ठीक है, और इसके बाद फजल अली आयोग बनाया गया था। और सबसे पहले फजल अली आयोग ने ही रिकमेंडेशन दिया था कि भाषाई आधार पे भी राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो धर आयोग की बात हम लोग समझ गए कि राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार पे नहीं होनी चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पे होनी चाहिए। अब दिसंबर 1948 में JBP समिति बनाई जाती है। ये JBP का मतलब है J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है
और ये समिति भी अपने रिकमेंडेशन में यही कहती है कि वर्तमान जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना व्यावहारिक नहीं होगा। ठीक है, इस समय भाषाई आधार को इतना क्यों दिया जा रहा है जोर? क्योंकि पूरे भारत में ये डिमांड हो रही है कि भाषाई आधार पे राज्यों का बंटवारा किया जाए। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इस समय आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेसी थे श्री रामालू। श्री रामालू इस समय भूख हड़ताल अनशन पे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि भाषाई आधार पे राज्यों का गठन किया जाए इस डिमांड के लिए। और अनशन के दौरान ही 56 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनका पूरा नाम था पोट्टी श्री रामालू। ठीक है, क्या पता कभी फैक्ट में आपसे पूछ ले ये श्री रामालू। 56 दिनों के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद ही फजल अली आयोग का गठन किया जाता है राज्य पुनर्गठन के लिए। ठीक है, फजल अली आयोग बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें 2 और सदस्य थे, उनका नाम भी ध्यान में रखिएगा, KM पनिक्कर। ठीक है, दूसरा नाम है HN कुंजरू। ये पनिक्कर साहब और कुंजरू साहब का नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो फैक्ट पूछा जाता है ना परीक्षा में, तो इस प्रकार के फैक्ट को अब उठाया जाने लगा है। अब जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये तो पूछा ही जाता था, अब आगे पूछा जाने लगा है कि अन्य सदस्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये फजल अली आयोग बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये 2 नाम आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फजल अली आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था जरा उसे देख लेते हैं। किसी भी राज्य के पुनर्गठन में भारत की एकता एवं सुरक्षा को प्रमुखता दी जाएगी, नंबर 1 बात। दूसरा नंबर बात, राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, ये सबसे पहले फजल अली आयोग ने ही कहा था। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, भाषाओं एवं सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के फॉर्मूले को इसने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, कि एक राज्य एक भाषा के फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया, ये स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है। ठीक है, प्रशासनिक, वित्तीय एवं आर्थिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, मतलब फजल अली आयोग ने अपने रिकमेंडेशन में ये कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, किंतु प्रशासनिक, वित्तीय एवं आर्थिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब जो राज्यों का पुनर्गठन होता है और नए राज्य बनते हैं, जरा उसका क्रम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन होता है, 1956 में केरल मध्य प्रदेश का गठन होता है, फिर कर्नाटक का भी गठन होता है। केरल का गठन त्रावणकोर, कोचीन और मद्रास राज्य के मालाबार जिले से होता है। मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर होता है। कर्नाटक राज्य का गठन मैसूर राज्य, कुर्ग राज्य और बॉम्बे राज्य के कुछ हिस्सा, हैदराबाद राज्य और मद्रास राज्य के कुछ हिस्से को मिलाकर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बन जाते हैं। 1963 में असम से अलग होकर नागालैंड राज्य का गठन होता है। 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा बनता है और पंजाब को फिर से पुनर्गठित किया जाता है 1966 में ही। 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश राज्य को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, 1972 ईस्वी में मणिपुर, त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा दिया जाता है और मेघालय को एक अलग राज्य बनाया जाता है असम से अलग करके। 1975 में सिक्किम राज्य का गठन होता है, ये इसे संरक्षित राज्य से राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1987 में 3 राज्य बनते हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। तीनों पहले से केंद्र शासित प्रदेश था और वहाँ से राज्य बना दिया जाता है तीनों को। इसके बाद 2000 में
बिहार से अलग करके झारखंड का गठन होता है, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का, और उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। और सबसे अंत में 2014 में तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके होता है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश और 2014 में तेलंगाना। ठीक है, तो ये बेसिक बातें जो है सो यहाँ पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलते हैं तो अगले वीडियो में हम लोग मूल अधिकार पे चर्चा करेंगे, जहाँ से हर एक परीक्षा में 1, 2, कभी कभी तो 3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायी हो रहा होगा। धन्यवाद।